वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। जी करो सर, कर दिया। चलो पढ़ाओ। हेलो, नमस्कार, आदाब बच्चों। स्वागत है आपका अपने इतिहास की पाठशाला में, जहां हम मिलकर इतिहास के पन्ने पढ़ते हैं और अपनी ह्यूमन हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए अध्याय के साथ, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक, यानी कि राजा, राज्य और एक प्राचीन गणराज्य। तो आज की कहानी के विषय हैं हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स and second is Varnas. How some men became rulers, यानी कि कुछ लोग शासक कैसे बने। बच्चा लोग आपने वोट्स यानी कि मतदान के बारे में तो सुना ही होगा। अरे वही जो लोग 5 साल में एक बार आते हैं, खूब प्रचार करते हैं और फिर वोट्स मांगते हैं। फिर हम पब्लिक लोग जाकर इलेक्शन डे के समय वोट पर वोट डालते हैं। तो पिछले 50 से 60 वर्षों से हम अपने लीडर्स का चुनाव इसी तरीके से वोट डालकर करते आ रहे हैं। नाउ क्वेश्चन इज, हाउ डिड मेन बिकेम रूलर्स इन द पास्ट? वो शासकों का चुनाव कैसे करते होंगे? कुछ राजा जिनके बारे में हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में पढ़ा, वो शायद जाना यानी कि कॉमन लोगों द्वारा चुने गए थे, पर आज से लगभग 3000 वर्ष पहले राजा बनने की प्रक्रिया में बहुत परिवर्तन दिखाई देते हैं। कुछ लोग बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस या फिर यज्ञ को आयोजित करके राजा बने। अश्वमेधा और हॉर्स सेक्रीफाइस वाज वन सच रिचुअल, जिसके बारे में हमें अपने वेदास में पढ़ने को मिलता है। अश्वा का मतलब होता है घोड़ा, तो इसमें एक घोड़े को मजे से घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था, पर राजा के सैनिक लोग इस पर नजर रखते थे कि ये घोड़ा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है और किस इलाके में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो चलो बच्चों, हम सपोज करते हैं कि 2 प्रांत हैं, वन है एरिया ए एंड अदर इज एरिया बी। तो एरिया ए का राजा जो कि बहुत पावरफुल है, वो अश्वमेधा करना चाहता है। तो वो क्या करता है, अपने घोड़े को घूमने के लिए छोड़ देता है। तो सपोज करो उसका घोड़ा घूमते घूमते एरिया ए की बाउंड्री से निकलकर एरिया बी में पहुंच गया। अब वो जब एरिया बी में पहुंचा तो एरिया बी के राजा के पास 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो वो चुपचाप से अपना एरिया जितना कि इस घोड़े ने कवर करा है वो सीधे से राजा ए को दे दे, या फिर वो उससे अश्वमेधा युद्ध करे। अगर उसने घोड़े को रोका तो इसका मतलब है कि वो राजा ए को चैलेंज कर रहा है। अब इस राजा को वहां अश्वमेधा यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी, और अगर उसने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये है कि अश्वमेधा करने वाला राजा उससे ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में इनवाइट किया जाता था। ये सैक्रिफाइसेस बहुत एक्सपीरियंस्ड पुरोहितों द्वारा ही किए जाते थे और इसके लिए उन्हें बहुत से तोहफे भी मिलते थे। युद्ध में जो राजा का चैरिटर यानी कि सारथी होता था, वो यज्ञ के समय में राजा की विजय और उनकी प्रशंसा के गुणगान करता था। राजा के सके संबंधी, रानी तथा पुत्रों को भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे, और बाकी के जितने भी इनवाइटेड राजा लोग होते थे वो सिर्फ आराम में फ्री फंड में बैठकर यज्ञ को देखते थे। राजा के ऊपर पुरोहित यानी कि पंडित पवित्र जल का छिड़काव करते थे और साथ में कई अनुष्ठान भी करते थे। वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, पर शूद्र लोगों को इन अनुष्ठानों में शामिल होने का अधिकार नहीं था। आपने रामायण में भी देखा होगा, राम जी ने भी इसी तरह एक अश्वा को छोड़ा था, जिसे पकड़ा उनके बच्चों लव और कुश ने। अश्वमेधा करने वाले राजा को बहुत शक्तिशाली माना जाता था। उसे राज सिंहासन या फिर बाघ की खाल के विशेष आसन पर बिठाया जाता था। तो बच्चों, राजा लोग अश्वमेधा करके बेसिकली अपना राज्य या अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड कर रहे थे, और इससे ये सिद्ध होता था कि अश्वमेधा करने वाला राजा बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही पावरफुल है। वर्नास इस समय में उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्रों में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे जाने के कारण इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ भी कहा जाता है।
पुरोहितों द्वारा रचे इन ग्रंथों में बताया गया है कि अनुष्ठानों को यानी कि रिचुअल्स को कैसे परफॉर्म किया जाता है और सोसाइटी के क्या क्या नियम होने चाहिए। उस समय तक सोसाइटी में बहुत से ग्रुप बन चुके थे, जैसे कि फार्मर्स, हर्डर्स, प्रीस्ट्स, वॉरियर्स, लेबर्स और या फिर जो लोग जंगल में रहा करते थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो प्रीस्ट्स ने इन लोगों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया, जिन्हें वर्णा कहा जाता है, और हर एक वर्णा यानी कि हर एक कैटेगरी का अपना एक अलग फंक्शन हुआ करता था। तो पहले आते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण वेद्स को पढ़ते थे और दूसरों को पढ़ाते थे, यज्ञास को परफॉर्म करते थे, जिसके लिए उन्हें बहुत से उपहार मिला करते थे। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। ये लोग युद्धों में या फिर फाइट्स में पार्टिसिपेशन करते थे और लोगों को प्रोटेक्ट करते थे। तीसरा स्थान आता है वैश्य यानी कि वैश्या का। इसमें फार्मर्स, हर्डर्स और व्यापारी या फिर बिजनेसमैन आते थे। क्षत्रियों और वैश्या को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। लास्ट कैटेगरी आती है शूद्रों की। इनका काम बाकी के 3 वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई भी यज्ञ या फिर अनुष्ठानों में पार्टिसिपेशन करने का अधिकार नहीं था। महिलाओं और शूद्रों को वेदों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। प्रीस्ट्स ने ये भी कहा कि जन्म के समय से ही वर्ण डिसाइड हो जाता है। एज एन एग्जाम्पल, अगर माता पिता ब्राह्मण हैं तो उनकी संतान भी ब्राह्मण ही मानी जाएगी। अगर किसी के पेरेंट्स क्षत्रिय हैं तो उनके बच्चे भी क्षत्रिय ही माने जाएंगे। बाद में कुछ लोगों को अनटचेबल यानी कि अछूत की कैटेगरी में भी डाल दिया गया। कई लोगों को ब्राह्मण द्वारा बनाए गए ये वर्ण सिस्टम पसंद नहीं आए या फिर उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। कुछ राजा लोग खुद को पुरोहितों से ऊपर मानते थे और कुछ लोगों को जन्म के आधार पर यह वर्ण सिस्टम अच्छा नहीं लगा, जबकि कुछ लोग मानते थे कि अनुष्ठानों को संपन्न करने का अधिकार सबको होना चाहिए। और कई लोगों ने अछूत के कंसेप्ट को सही नहीं समझा। उपमहाद्वीप में नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक और आर्थिक डिफरेंसेस बहुत कम थे और यहाँ पुरोहितों यानी कि प्रीस्ट्स का प्रभाव बहुत ही कम था। तो बच्चा लोग, हमारी आज की क्लास होती है खत्म। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू।